उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट जारी हो गया है। आज और कल के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी और बागेश्वर में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी भी जताई गई है। 27 जुलाई को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बारिश की आशंका है। 28 और 29 तारीख को प्रदेश भर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार मॉनसून की आफत दिखाई दे रही है प्रदेश में। एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। और विवादों में रहने वाली कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के सुर अब बदल चुके हैं। अपने विभाग की 2 चिट्ठियों को लेकर विवाद में फंसी रेखा आर्य ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जलाभिषेक करने को लेकर कर्मचारियों को कोई बाध्यता नहीं थी। मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। रिपोर्ट देखिए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का विवादों से हमेशा नाता रहा है। हाल ही में उनके विभाग से ऐसे आदेश जारी हुए जिसको लेकर सवाल खड़े हुए, जिसके बाद अब उनकी सफाई सामने आई है। जलाभिषेक को लेकर सारा विवाद था और अब रेखा आर्य ने कहा है कि जलाभिषेक करने को लेकर कोई बाध्यता नहीं थी। ने अपनी चिट्ठी के माध्यम से ये भाव की अभिव्यक्ति करी कि आप अपने नज़दीकी शिवालयों में जाकर जलाभिषेक करते हुए आप इस संकल्प को, जो कि जल के रूप में है, ईश्वर को चढ़ाते हुए इसको पूर्ण करें। रेखा आर्य ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कहा कि जलाभिषेक करना सिर्फ स्वेच्छा पर निर्भर है। मैं समझती हूँ कि मेरे मन में कहीं पे भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कतई उद्देश्य नहीं था, लेकिन समाज में नकारात्मक लोग भी रहते हैं, उनके द्वारा कई प्रकार का दुष्प्रचार किया गया। आज मैं आप लोगों के माध्यम से, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, समाज में सही स्थिति रहे, स्पष्ट स्थिति रहे, यह आप लोगों के माध्यम से संदेश जाता है। मैं कहना चाहती हूँ कि यह पूरा कार्यक्रम एक कावड़ यात्री के रूप में हो। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या था ये पूरा मामला। दरअसल मंत्री रेखा आर्य के विभाग से एक आदेश जारी हुआ। कर्मचारियों को बरेली के धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने को कहा गया। आदेश में कहा गया कि कर्मचारी अधिकारी जलाभिषेक करें। शिवालयों में जलाभिषेक करने का आदेश जारी हुआ। जलाभिषेक का फोटो, ईमेल भी जारी करने को कहा गया। इस कार्यक्रम का जिम्मा खुद रेखा आर्य के पास था। हालांकि जब मीडिया ने ये सवाल किया कि क्या पार्टी संगठन या मुख्यमंत्री कार्यालय से नाराजगी के बाद वो सफाई देने पहुंची है, इस पर रेखा आर्य ने स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बोला है। देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। और चलिए बात करते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UKSSSC में हुए भर्ती घोटाले मामले की। इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस घोटाले के पीछे किसकी और मिलीभगत है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC, जिस आयोग को निष्पक्षता से भर्तियां करने के लिए बनाया गया था, अब उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल इसलिए क्योंकि 2021 में हुई भर्ती परीक्षा घोटाला मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इन आरोपियों से 37 लाख कैश भी मिला है। ये लोग क्या करते हैं कि परीक्षा का पहले दिन जो है, ये सारे बच्चे के जो है रामनगर में ये एक रिसोर्ट में जो है इकट्ठा करके इनका 1-2 घंटे जो है इस क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। क्वेश्चन आंसर्स, उसमें सही आंसर क्या है करके फिर सुबह 3 बजे जो है वहाँ से बच्चे को जो है रवाना करके संबंधित सेंटर में जो है इनको छोड़ देते हैं। अभी जो है इसमें कुल जो है हमने अभी 6 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। जो अभी अभियुक्त जयदीप सिंह दास का निशानदेही पर उनसे कब्जा से लगभग 37 लाख हमने नकद जो है हमने बरामद की है। अभी इसमें विवेचना जारी है और आगे कार्रवाई किया जा रही है। जब भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ उस वक्त बेरोजगार संगठन ने आंदोलन किया था और सीएम धामी को युवाओं ने ज्ञापन सौंपा था, तब जाकर मामले में कार्रवाई हुई। हमने करीब 90 परीक्षाएं करी हैं और उनमें से लगभग 5 मामलों में हमने ही FIR की है और अभी उनकी जांच रिपोर्ट आयोग को मिली नहीं है कि क्या इसमें हुआ है। तो जहाँ जहाँ भी ऐसे मामले हुए हैं, शुचिता रखने के साथ साथ या सावधानी रखने के साथ साथ हमने अपनी तरफ से FIR कराई है और वो उसका कारण यही है कि हम इसको रफा दफा नहीं करना चाहते।
जो भी, चाहे उसमें आयोग के लोग हों, बाहर के लोग हों, सबको सामने आना चाहिए, क्योंकि ये मामला तो कोई भी कर सकता है। पैसे का जब बात हो सकती है, कोई भी प्रभावित हो सकता है। तो अगर कोई भी दोषी है तो उसको बाहर आना चाहिए, हमारा स्पष्ट विचार है। अब जब 6 आरोपियों को एसटीएफ ने दबोचा है और इन आरोपियों से जुड़े कई अहम खुलासे सामने आए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों में 2 लोग इस परीक्षा में पास भी हुए हैं। पूरे खेल का मास्टरमाइंड जयजीत दास है, जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है। जयजीत RMS टेक्नो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में प्रोग्रामर है। ये कंपनी परीक्षाओं के लिए आउटसोर्स कंपनी के तौर पर काम करती है। जयजीत दास पहले ही परीक्षा से जुड़े सवालों का इंतजाम कर लेता था। बड़े ही शातिर तरीके से वो इस पूरे खेल को अंजाम देता था। गिरफ्तार आरोपियों में इस आयोग का बर्खास्त पीआरडी जवान भी शामिल है। इस पीआरडी जवान को आयोग की सभी जानकारियां थी जो वो बांटता रहा। इसके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर भी मामले में शामिल है। जानकारी के मुताबिक छात्रों से 15-15 लाख रुपए भी लिए गए थे। उधर लगातार भर्तियों में गड़बड़ी के आरोप लगाने वाले युवाओं ने इसको अपनी जीत बताया है। बेरोजगार संगठन का कहना है कि ये उनकी बड़ी जीत है। हमने ये स्क्रीनशॉट वगैरह जो आयोग को और एसटीएफ को जो दिए थे कि परीक्षा से 12 घंटे लगभग पहले जो स्क्रीनशॉट वायरल हुए वो ये दर्शाता कि पेपर लीक का मामला है, परंतु आयोग के कर्मचारी, आयोग के अधिकारी इस बात का संज्ञान नहीं ले रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, पेपर फेयर हुआ है। परंतु हमने अपनी बात पर डटे रहे और इस लड़ाई को आगे लड़ा, तो ये आज सफलता है। ये सफलता उन सब अभ्यर्थियों की है जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। उधर कांग्रेस ने इस मामले में आरोप लगाते हुए कहा कि परीक्षा में इतनी बड़ी धांधली किसी बड़े अधिकारी और सफेद पोश की शय के बिना मुमकिन नहीं है। सरकार के अधिकारी और कर्मचारी कह रहे थे कोई धांधली नहीं हुई, लेकिन अब जब सच्चाई सामने आई है और 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और लेकिन आप उसमें एक गौर करने वाला बात है, बहुत छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। ये बिना किसी बड़े कर्मचारी, बिना किसी सफ़ेद पोस्ट की शय के नहीं हो सकता था। जब तक ये हाथ बड़े अधिकारी और सफ़ेद पोस्टों तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हम चाहेंगे कि इंट्रोगेशन हो और ये जो छोटे कर्मचारी पकड़े गए, इनसे पता चलना चाहिए कि कौन सी बड़ी मछली और कौन बड़े मगरमच्छ इसमें शामिल हैं। भले ही मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई हो, लेकिन इस पूरे मामले में ये जानकारी जुटाना बहुत जरूरी है कि आखिर किस किस की मिलीभगत से ये घोटाला हुआ। देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। और अगली खबर कोटद्वार से है, जहां कोटद्वार में स्वच्छता अभियान पर पलीता लगाया जा रहा है। यहां शौचालयों की स्थिति अच्छी नहीं है। यहां शौचालयों में पानी की व्यवस्था तक नहीं है। नल की टोटियां भी टूटी पड़ी हुई हैं और सफाई व्यवस्था खराब है। और ये देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, साफ सफाई को लेकर यहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। अपने नियमानुसार ठेकेदार को भुगतान कर दिया था, लेकिन ठेकेदार ने उनको जो है प्रॉपर उनको भुगतान नहीं किया था समय से, जिस कारण उनकी हड़ताल चल रही थी। और इसी वजह से 3 दिन से सफाई व्यवस्था न होने के कारण वहाँ पे थोड़ी गंदगी हो सकती है। और अब खबर बागेश्वर से है, जहां नर्सिंग भर्ती जल्द करवाने की मांग को लेकर नर्सों ने काम का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। नर्सें प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने CMS के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है और अपनी मांग पूरी नहीं होने पर 27 जुलाई को देहरादून में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। स्वास्थ्य मंत्री माननीय धन सिंह रावत जी ने 10 बार बता दिया है कि यह भर्ती वर्षवार होगी। हमें आश्वासन दिया गया, हमें अपनी गवर्नमेंट में पूर्ण विश्वास था। हम बीजेपी को हमने वोट दिया है। बीजेपी हम लोगों को खुद शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि हमें मजबूरन हमें आगे आना पड़ रहा है अपनी गवर्नमेंट के लिए कि हमारी जो भर्ती है वर्षवार के लिए वो निकाली है 2 साल पहले, लेकिन अभी तक कुछ भी उस पर एक्शन हुआ नहीं है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, बताइए 15-15 हजार रुपए में हम लोग क्या करेंगे। और लखीमपुर खीरी में तिकुनिया कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर आज फैसला आएगा। दरअसल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दोपहर को अदालत फैसला सुनाएगी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 15 जुलाई को हुई सुनवाई में अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा और आज अदालत फैसला सुनाएगी। आपको ये भी बता दें कि आशीष मिश्रा पर 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में अपनी जीप से किसानों को रौंदने का आरोप है। और देखिए, इस मामले में पुलिस ने अजय मिश्र टेनी के बेटे को गिरफ्तार किया था और आज एक अहम सुनवाई है।
इनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई की अगर बात की जाए तो फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था और आज ये अहम सुनवाई होनी है। और योगी आदित्यनाथ सरकार गौवंश की तस्करी को लेकर सख्त है और इस बावजूद इसके तस्कर बेखौफ होकर गौ तस्करी के अलग अलग तरीके निकाल रहे हैं। चंदौली पुलिस ने ऐसे ही तस्करों के चंगुल से 236 गौवंश को छुड़वाया, जिन्होंने गौशाला भेज दिया था। हालांकि गौ तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। ये नजारा किसी गौशाला का नहीं बल्कि जंगल का है, जहां से पुलिस ने 200 से ज्यादा गोवंश को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया। गो तस्कर जंगल के रास्ते इन गोवंशों को बिहार ले जाने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस आने की जानकारी मिलने के बाद वो तस्कर चकमा देकर भाग निकले। रात भी एक अभियान चलाया गया जिसमें जो नौगढ़ का रास्ता बिहार की तरफ जंगल लगते हैं उसके अंदर कॉम्बिंग की गई और लगभग 236 गौवंश पुलिस ने बरामद किए हैं। ये एक बहुत बड़ी रिकवरी है। एक नया रास्ता जो गौ तस्करों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है उसके बारे में पता लगा है और इसमें और भी कॉम्बिंग लगातार जारी है। जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो विभिन्न जनपदों से और बिहार की तरफ और यूपी में गौओं को लेकर आते हैं और जंगल के रास्ते निकालते हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल गो तस्करों ने गोवंश तस्करी के लिए नया रास्ता खोज निकाला है। वो नक्सल प्रभावित इलाकों से होकर तस्करी कर रहे हैं, जो यूपी के जंगलों से होते हुए बिहार तक जाता है। ऐसे में पुलिस ने जिस तरह से ये रास्ता खोजा और गोवंश को बरामद किया, एसपी ने पुलिस टीम को 25,000 रुपये का इनाम देने का ऐलान भी कर दिया। एबीपी गंगा के लिए चंदौली से शशांक की रिपोर्ट। और देखिए, जेल में बंद डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की पुलिस लगातार तलाश दबिश दे रही है, क्योंकि पुलिस को कल तक का अल्टीमेटम मिला है। कल 27 तक उसे कोर्ट में पेश करना है। आपको ये भी बता दें कि विधानसभा चुनाव में अधिकारियों का हिसाब किताब करने का ऐलान करने वाले माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को पुलिस तलाश रही है, जो अभी तक फरार है। डीसीपी नॉर्थ सैयद कासिम आबदी के नेतृत्व में पुलिस की टीमों ने अब्बास को पकड़ने के लिए कल लखनऊ के 4 ठिकानों पर छापा मारा, जबकि दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, मऊ और गाजीपुर में भी अलग अलग टीमें भेजी गई, लेकिन वो कहीं हाथ नहीं लग सका है। अब्बास अंसारी वर्तमान में अपने पिता मुख्तार अंसारी की मऊ सदर सीट से सुभाषपा से विधायक हैं और नेशनल शूटर भी हैं। उनके पास कई देसी विदेशी असलहे हैं, जबकि उन पर आरोप है कि उसने गलत तरीके से अपनी डबल बैरल गन का लाइसेंस दिल्ली के पते पर ट्रांसफर करा लिया और उस लाइसेंस पर कई और असलहे खरीदे हैं। इस मामले की जांच एसटीएफ ने की और बाद में आरोप सही पाए जाने के बाद एसटीएफ की संतुति पर महानगर कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर ने अक्टूबर 2019 में अब्बास के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई। और वहीं सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल्ला आजम खान के 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र मामले में दर्ज एफआईआर को खारिज करने के बाद अब आज एमपी एमएलए कोर्ट में मामले पर सुनवाई होनी है। अब्दुल्ला के पासपोर्ट और 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, जिसमें अब्दुल्ला आजम खान और तंजीन फातिमा आरोपी हैं। 2019 में गंज थाना क्षेत्र में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और कल इसी मामले में अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। आपको ये भी बता दें कि आकाश सक्सेना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता मोनिंदर सिंह पैरवी कर रहे थे, जो नुपुर शर्मा के वकील भी रहे हैं। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज करगिल दिवस पर लखनऊ में कार्यक्रम होना है और सीएम योगी करगिल के युद्धवीरों को आज श्रद्धांजलि देंगे। युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। बता दें आपको, सुबह 10 बजे स्मृति पार्क में सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो ये बड़ी खबर है। करगिल दिवस से आज और इस मौके पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और जो करगिल के युद्धवीर हैं उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। सुबह 10 बजे स्मृति पार्क में सीएम योगी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित होने वाले स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है।
और आज से स्कूल अब सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक चलेंगे, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई होगी। आपको ये भी बता दें कि मौसम में लगातार बदलाव और गर्मी कम होने के कारण स्कूल टाइमिंग में बदलाव किया गया है। अभी तक परिषदीय स्कूलों के खुलने का समय सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक होता था, लेकिन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के मुख्य सचिव के आदेश जारी करते ही स्कूल की टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है और आज से जो स्कूल लगेंगे वो 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक होंगे। और देखिए, सावन का पवित्र महीना जारी है, जिसमें हर कोई शिव भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। भोले बाबा के अनोखे भक्त पवित्र गंगा जल लेकर गुजर रहे हैं और इनमें कई ऐसे शिव भक्त भी हैं जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। जिधर देखिए उधर कांवड़ लिए शिव भक्त ही दिखाई दे रहे हैं। कोई शिव भक्त साधारण कांवड़ लेकर चल रहा है तो किसी की कांवड़ फूलों से सजी हुई है। इन कांवड़ियों में कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें कलयुग का श्रवण कुमार कहा जा रहा है। पानीपत के रहने वाले 2 भाई कांवड़ में अपने माता पिता को बिठाकर हरिद्वार से शामली पहुंचे। शिव भक्त का मानना है कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य काम है। ऐसे में वो अपने माता पिता को हरिद्वार ले जाकर गंगा में आस्था की डुबकी लगवाते हैं और फिर अपने शहर लौट आते हैं। एबीपी गंगा के लिए शामली से पंकज प्रजापति की रिपोर्ट। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।